इरफान जुनेजो इज द बेसिक आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ हु इज योर फेवरेट यूट्यूबर। सबसे पहले इसका ही नाम आता है कि इसका एक मोरू का, जिस बंदे को अगर आइडिया भी नहीं होगा ना कि यूट्यूबर उसका कौन है फेवरेट, वो इसका नाम ले लेगा या मोरू का नाम ले लेगा। उन लोगों ने कभी इसके काम की डेप्थ नहीं जानी। उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसको इसलिए पसंद किया है क्योंकि भाई सिनेमैटिक शॉट, उन सिनेमैटिक शॉट्स के पीछे वो क्या कहानी बता रहा होता है शॉट की। जो लोग फिल्म मेकर हैं या जो लोग बनना चाहते हैं या जो लोग कैमरा वगैरह का जो है शौक रखते हैं, उनका तो ये आइडल है। और इसकी कलर पिक करने का जो तरीका है वो भी सबका फेवरेट है। स्पेशली उनका जो फिल्म मेकिंग करते हैं, जिनको आइडिया भी नहीं होगा ना फिल्म मेकिंग का, वो बोले अबे हाँ यार इरफान जुनैद तो बेस्ट है यार। जिनको नहीं होगा आइडिया, ये तुम नोटिस करना, कभी किसी डम से डम आदमी से पूछना, बोलना हाँ भाई फेवरेट यूट्यूबर यार इरफान जुनैद जो यार रजब भट्ट। आज से पहले मतलब रजब भट्ट और इनके दौर से पहले ना, अगर तुम किसी से पूछते ना तुम्हारा फेवरेट यूट्यूबर कौन है, लोग इरफान जुनेजो का नाम लेते हैं। 100% इरफान जुनेजो का लेते हैं। ये मैं भी कर चुका हूँ यार। अब तो आजकल तो जब आप जाते हो थोड़ा गाँव वाँव साइड, उनसे पूछते हो तो वो कहते हैं यार रजब भट्ट हमारा फेवरेट है। खैर ये टॉपिक नहीं है आज हमारा। आज हमारा टॉपिक है इरफान भाई। यार इरफान भाई को मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने इस एरा में इरफान भाई को कभी नहीं देखा यार। मैंने इरफान जुनेजो की वीडियोस देखी हैं अबाउट, यहाँ पे तुम देख सकते हो रेड लाइंस आ रही है, तो मैं इसको कोई मतलब रेगुलरली देखने वाला बंदा नहीं हूँ। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, मैं ऑनेस्ट होकर इसके ऊपर एक बात करना चाहूंगा। ऑनेस्टली अगर इरफान जुनेजो पे अपना ओपिनियन दूं ना, तो दिस गाय हैज सेंस ऑफ आर्ट, लेकिन इस गाय की जो एनर्जी है ना वो बहुत बोरिंग है। अब ये मैं बोल रहा हूँ ठीक है, जिसकी अपनी इतनी बोरिंग है, लेकिन मुझे भी इसकी एनर्जी बहुत लो लगती है जब ये बात करता है। तो मतलब ऐसा लगता है ना, सो के उठता है एक आदमी और बोल आज हम आपके साथ जो है शेयर करेंगे इस फोन के बारे में। हाँ भाई ये फोन जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा है और मैंने ये फोन जो है अपने पैसों से खरीदा है और काफी अच्छा लगता है मुझे। इस तरह बात करता है, मतलब इसकी आवाज में कोई लाउडनेस नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यार इसको फेक एक्साइटेड होकर दिखाना चाहिए, मतलब ये चीज ना अम्यूजिंग नहीं होती बहुत लोगों के लिए। आर्ट तो है बट ऐसी चीज नहीं है जो किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। एज अ पर्सनैलिटी इरफान जुनेजो मुझे पर्सनली बोरिंग लगता है। एज अ यूट्यूबर ही इज भाई टॉप नॉच। तो इसकी मैं कुछ वीडियो देखता हूँ ठीक है, जैसे कि इसकी हम देखते हैं मोस्टली तो इसकी खैर वीडियोस जो होती हैं वो स्पॉन्सर्ड होती हैं क्योंकि भाई के पास आजकल बहुत पैसा चल रहा है। लेकिन मेरी पर्सनल फेवरेट जो थी वो थी इनकी स्टोरीज ऑफ कराची, तो हम यही देखेंगे। मेरे फेवरेट। अच्छा यार कॉपीराइट नहीं मार देना मुझे, मैं जो, एक तो ये भी मसला है। और मेरे लिए तो सबसे बड़ी कहानी है मेरे शहर की, जिसको सुनाने के लिए तो 3 घंटे की फिल्म भी कम पड़े। लेकिन ये है। सी सी द वे ऑफ टॉकिंग, मतलब जब भाई बात करते हैं ना यार, भाई बहुत ही लो एनर्जी से, मतलब बहुत ही काम बात करते हैं। ऐसा लगता है मतलब अपनी तरफ से तो फुल काम होते हैं ये, लेकिन ना ये व्लॉग के अंदर वो एनर्जी नहीं डालता। अब देखो हंस खेल के चीख के मूरू भी बात नहीं करता और भी बहुत लोग बात नहीं करते। ये अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी में रहता है विच इज़ अ गुड थिंग। बट ये कि इसकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी ना मुझे कभी इतनी अम्यूजिंग लगी नहीं। अब मैं ये नहीं कह रहा भाई इसको चेंज कर ले, अच्छा नहीं लगता तू मुझे ये वो, भाई अपनी पर्सनैलिटी आप लगते हो और लोगों को अच्छे। आपकी सिनेमेटोग्राफी, आपका जो कलर ग्रेडिंग, कलर स्पेस जो चूज करते हो अपनी वीडियो के लिए, भाई जबरदस्त यार। और इनका जो तरीका है ना काम करने का, इनकी मैंने रील्स वगैरह में भी देखा है, ये जिस तरीके से मतलब लोगों को भी समझा रहे होता है ना यार, जबरदस्त है यार। कराची अमंग्स अदर थिंग्स अपने खानों की वजह से बहुत मशहूर है। अगर कराची में खाने की बात हो तो हर कोई एक ही जगह का नाम लेगा। नो डाउट भाई कराची के खाने बहुत अच्छे हैं यार। मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं पंजाब में भी घूमा हूँ, मैं कैपिटल में भी गया हूँ, लेकिन मैं ये दो जगह गया हूँ, अभी पेशावर नहीं गया। लेकिन ये है कि देखो मैं पंजाब और कैपिटल पेशावर का, लेकिन मैंने ये सुना है कि यार वो लोग भी ज्यादा मसालेदार खाने नहीं खाते, और हम बीइंग एंड कराची वाला, हमें तो मसाले हमारे अंदर घुसा दो भाई, मिर्ची मतलब मसल के ना यूं पीछे से घुसा दो, हमें ऐसा मसाला चाहिए होता है। तो भाई कराची में ना आपको इस्लामाबादी का टेस्ट भी मिलेगा, आपको किसी नॉन स्पाइसी खाने वाले का भी टेस्ट मिल जाएगा, आपको स्पाइसी खाने वाले का टेस्ट भी मिल जाएगा और अच्छा मिलेगा। ये बात बोलते हुए मेरे मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ भाई ये मिलेगा। मैं इस्लामाबाद गया हूँ यार, इतने बोरिंग खाने वहाँ। पहले तो फास्ट फूड दबा के मैं नहीं खाता यार फास्ट फूड, अब मुझे नहीं मजा आता फास्ट फूड में। मैं पिज्जा सोचता हूँ ना मुझे उल्टी आ जाती है, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे पिज्जा अब खाने का दिल नहीं करता। बर्गर फिर भी मैं थोड़ा बहुत वो भी
बीफ बर्गर हो गया या स्टेक बर्गर हो गया ये चलेगा, लेकिन ये भी भाई एक हद तक। लेकिन जो देसी का मज़ा है वो भी कराची के, ओए होए होए, वो लाहौर में मुझे मज़ा नहीं आया। लाहौर में मैंने छोले नान, पत क्या बोलते हैं, नान चने, हाँ नान चने भी खाए, लस्सी भी पी है दबा के, निहारी भी खाई है वहाँ की, सब किया है, लेकिन वो बात नहीं है यार। इस्लामाबाद में भी भाई, मुल्तान में भी मैंने स्टेक तक खा लिया मुल्तान में, मज़ा ही नहीं आया। असल मज़ा जो है ना भाई कराची का है भाई। कराची की सबसे पुरानी फूड स्ट्रीट जिसका नाम रखा गया एक ब्रिटिश सर्जन के ऊपर जिसका नाम था जेम्स बर्न्स। पार्टीशन के बाद इसका नाम रख दिया गया मोहम्मद बिन कासिम रोड, लेकिन आज भी लोग इसको बंस रोड के नाम से ही जानते हैं। 1947 के बाद बहुत सारे लोग इस जगह के आसपास माइग्रेट हुए और अपने साथ लाए अपने लजीज खाने। शुरुआत में बंस रोड की पहचान थी यहाँ की निहारी, जब बाहर खाना खाने का और प्लास्टिक बैग्स का इतना रुझान नहीं था। अच्छा, बेसिकली जो मतलब यहाँ पे आए ना खाना लेके, अच्छा वो थे मुहाजिर। अब मैं मुहाजिरों का क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो इंडिया में ना मसाले वगैरह इन सब का इंडिया में भी बड़ा वो है। अब वो बात अलग है, उनको पेश नहीं करना आता, उनका इतना गंदा तरीका है ना, उल्टी आ जाए आपको मतलब। लेकिन खाने बड़े अच्छे बनाएंगे अगर वो साफ सुथरे तरीके से बनाए। तो सेम गोस फॉर भाई हेयर, यहाँ पे भी लोग इंडिया में, क्योंकि लोगों को मसाले वसालों का, वहाँ पे तो मसाले भरे पड़े हैं यार, हर किस्म के मिल जाएंगे, तो उनको सेंस है मसाले यूज़ करने का। तो वो जब यहाँ है तो उन्होंने भी फिर भाई सेंस से यूज़ किया। अभी ये मैं कोई फैक्ट नहीं बता रहा हूँ, ये मैं अपना दिमाग चला रहा हूँ, ठीक है। तो सोच पड़ चढ़ा मत जाना मुझ पे, है पंजाबी भी अच्छा, मैं खुद पंजाबी हूँ भाई। दिल्ली कॉलोनी, इस इलाके में अक्सर लोग दिल्ली से माइग्रेट होकर आए थे, इस वजह से इसका नाम आज दिल्ली कॉलोनी है। लेकिन पहले इसका नाम था पीर इलाही बख्श कॉलोनी, क्योंकि उन्होंने इस जगह को सोसाइटी की शक्ल देने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। लेकिन फिर टाइम के साथ यार ये क्या बात हुई मतलब दिल्ली से आए थे तो दिल्ली कॉलोनी। आंटी पार्क। 80s से पहले इस जगह का नाम था 22nd स्ट्रीट पार्क और यहाँ से 2 मिनट दूर है जर्मन कॉन्सुलेट, जहाँ से एक खातून रोजाना यहाँ पे साइकिल चलाने आती थी। उन्होंने इस पार्क की मरम्मत में, मेंटेनेंस में बहुत हेल्प करवाई, बहुत काम करवाया और उनको सब लोग आंटी कहा करते थे। तो इस वजह से उनके ऑनर में इसका नाम पड़ गया आंटी पार्क। और फिर अब तो नाम ही पूछ लेते हैं, एक आंटी इतनी हेल्प करा रही है, उनका नाम आंटी पार्क, उनको उनको ऑनर देने के लिए आंटी पार्क ही रख दिया। आता है वो पार्क जहाँ पे घास का नामो निशान नहीं, दरख्त तो दूर की बात है, लेकिन कराची में उससे ज्यादा आइकॉनिक पार्क कोई और हो ही नहीं सकता, निश्तर पार्क। पहले इस जगह का नाम था पटेल पार्क, नेम्ड आफ्टर अ कांग्रेस लीडर वल्लभ भाई पटेल। लेकिन 1965 की जंग के बाद इसका नाम तब्दील करके एक मुस्लिम लीग लीडर के ऊपर रख दिया गया, जिनका नाम था सरदार अब्दुल रब निश्तर। और ये पार्क क्रिकेट टूर्नामेंट से लेके सियासी जलसों तक हर चीज के लिए मशहूर, एंड इट्स ऑल्सो द नेम ऑफ वन ऑफ माई फेवरेट बैंड्स, निश्तर पार्क। चेक देम आउट। लिंकन पार्क। कॉलोनियल इन्फ्लुएंस तो हो गई, तो निश्तर पार्क से 2 मिनट दूर है सोल्जर बाजार। अंग्रेजों के दौर में यहाँ पे एक मार्केट कायम हुई जहाँ पे ज्यादातर खरीदारी ब्रिटिश सोल्जर्स किया करते थे। उस जमाने में आसपास के इलाकों में ज्यादातर अंग्रेज फौजी रहते थे, इस वजह से इस जगह का नाम पड़ गया सोल्जर बाजार। और इसी कॉलोनियल इन्फ्लुएंस की वजह से हमारे पास है गोली मार, जहाँ पे अंग्रेजों के जमाने में होती थी एक शूटिंग रेंज। एक कहानी ये भी है कि हम बचपन में सुनते थे यहाँ पे सिर्फ गोलियां ही चलती रहती हैं। अंग्रेजों के ज़माने में यहाँ पे कैरेज और वॉर हॉर्सेस को लाया जाता था, जो किसी बीमारी या इंजरी की वजह से बेकार हो गए हों, मुफ्त का अनाज खा रहे हों, तो इनको इस जगह पे लाके एक अंग्रेज साहब बोला करते थे कि सिपाही गोली मार। अबे अंग्रेज बोलता था शूट हिम हो सकता था। इस जगह का नाम कितना अच्छा होता है यार, या शूट इट। यार आप कहाँ रहते हो? मैं शूट इट से आया हूँ। वाह यार, आप कहाँ से आए हो? पटेल पाड़ा। और उर्दू बाजार और आराम बाग के करीब ही आपको मिलेगा लाइट हाउस। राइट, यहाँ पे आपको नाइकी का एक से एक जो है जूता मिलेगा, यहाँ पे आपको जॉर्डन भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको ट्रेविस स्कॉट के जूते भी मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको यी के जूते भी मिल जाएंगे। हर जूता यहाँ पे मिलेगा पड़ा हुआ, और सड़ रहा होगा, पठान बेच रहा होगा और खट 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 मार के। लेकिन आज यहाँ आपको सिर्फ लाइट्स नहीं वाह। मिलेंगी। दिस प्लेस इज फेमस फॉर लाइट्स, साइकिल्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड लुंडा, जिसको आजकल फ्री लफ्ट कहते हैं। लुंडा, जिसको हम कहते हैं थ्रिफ्टिंग। और अगर संडे को जाएंगे तो ये सारा सामान आपको मेन रोड पे मिलेगा। रोड ब्लॉक हो रही होगी, फिर पुलिस आएगी, फिर सारे ठेले वाले भागेंगे। तो लाइट हाउस इज अ हैपनिंग प्लेस। और ये है यार मैं ये सोचता हूँ कि देखो, हम जानते हैं कि ये जो है ठेले लगते हैं यहाँ पे, पूरी दुनिया जानती है कि यहाँ ठेले लगते हैं, तो इस चीज़ को मोनेटाइज क्यों नहीं करती हमारी गवर्नमेंट?
कि मतलब उन ठेलों के लिए एक स्पॉट बना दिया जाए कि जहाँ पे वो खड़े हो सके, जिससे उस जगह की एक रिवायत भी कायम रहे और कुछ इलीगल भी नहीं हो रहा हो। सोचो, मतलब हम पूरी दुनिया जानती है यार, अब तो मतलब डॉक्यूमेंट हो रहा है इस चीज़ पे, जो है वो ज़ाहिर है आर्टिकल्स लिखे हुए होंगे, स्टोरीज लिखी हुई होंगी, और ये हम लोग सब जानते हैं कि मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ठेले पर लगे हुए, पुलिस आती है, भाग जाती है, भाग जाते हैं ठेले वाले। तो इस चीज़ को लीगल तरीके से लेके चलो ना, स्पॉट ऐसे बना दे जिससे जिससे ठेले वाले गवर्नमेंट को टैक्स पे करें, और या फिर रोड और चौड़ी कर दें जिससे जो है ठेले वालों के लिए जगह बने, तो रोड मत खराब हो। और फिर मतलब अपना यार, अब एक इंजीनियर किस तरह सोचता है, मैं नहीं सोच रहा उस तरह, मतलब मैं एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरह किया जा सकता है ना, कि रोड को और चौड़ा कर दो कि जो है वहाँ पे ठेले भी खड़े हो तो रोड इफेक्ट ना हो। दूसरा, वो जो स्पॉट है वो ठेले वालों के लिए फिक्स कर दो कि इधर ठेले ही खड़े होंगे, और ठेले वाले कुछ टैक्स देंगे मंथली या फिर ईयरली, जो भी आप डिसाइड करना चाहो वो डिसाइड करके ठेले वालों को अलॉट कर दो। वो खड़े भी लीगल होंगे, उनको हर वक्त टेंशन भी नहीं रहेगी भागने की, और फिर इससे ये होगा कि कुछ इलीगल भी नहीं हो रहा होगा। कैसा? तो इस तरीके से लेके चल लो, अगर मतलब वो एक स्पॉट बना हुआ है तो। कराची के पुराने तरीन इलाकों में से एक, नेम्ड आफ्टर सिंध's फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर मोहम्मद हाशिम गजदर। इस इलाके में ज्यादातर ये नहीं मारवाड़ी सुना कम्युनिटी रहती है, जो पार्टीशन से पहले जैसलमेर राजस्थान से यहाँ माइग्रेट करके आए। लेकिन शायद आज से पहले आपने गजदराबाद का नाम ना सुना हो, क्योंकि इस जगह का एक और मशहूर जमाना नाम भी है, रनछोड़। और शहर के बिल्कुल दूसरी तरफ भी है अच्छा, बाथ आइलैंड, जो किसी जमाने में एक रेंचोलैंड, एक्चुअल आइलैंड था, और पूरे शहर से लोग यहाँ समंदर ये में भी नहीं नहाने सुना आते मैंने। थे। ये जगह समंदर से 30 फीट ऊपर है, और किसी जमाने में यहाँ ज्यादातर लोग पारसी होते थे, लेकिन आज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव नेबरहुड्स इन द सिटी। लेकिन फिर भी हर बारिश में डूबता है, जस्ट कराची थिंग्स। और बाथ आइलैंड से थोड़ा दूर, दिल्ली कॉलोनी के बिल्कुल बराबर में, वी हैव गिजरी, फेमस फॉर लकड़ी का काम, ये भी नहीं सुना मैंने यार, मैं कितना अनअवेयर हूँ यार। मार्बल का काम, हार्डवेयर का काम, पेंट का काम, लाइटिंग फिक्सचर्स का काम, और फुटबॉल। ये किसी जमाने में एक फिशरमैन विलेज होता था, और जो नाम है गिजरी, वो एक खारे पानी की मछली के ऊपर रखा गया, जिसको कहते हैं गिशरी। और कराची में जितने भी फिशरमैन विलेज आज हैं या फिर पहले हुआ करते थे, आज वो कुछ और हैं, उन सब में एक चीज कॉमन है, वहाँ के फुटबॉलर बहुत क्रेजी खेलते हैं। और ये थी हमारी इस वॉल्यूम की आखिरी कहानी, एंड दिस वाज स्टोरीज ऑफ कराची वॉल्यूम 3। दिस इज सम नेटफ्लिक्स लेवल शिट भाई। ये बंदा जो है ना, मैं मतलब इसमें इसकी स्टोरी टेलिंग का जो तरीका है और इसकी जो एनर्जी है ना, वो बिल्कुल मैच हो रही है। मतलब देखो, दिस गाय इज नॉट अ व्लॉगर, दिस गाय शुड बी अ, कह लो, स्टोरी टेलर, या एक डॉक्यूमेंट्री करने वाला कह लो। ऐसा होना चाहिए ये बंदा, क्योंकि ये बंदा ना एनर्जी बिल्कुल, इसमें ना इसकी बिल्कुल आवाज़ की एनर्जी मैच हुई है, बिल्कुल परफेक्ट है ये इस चीज़ के लिए। दूसरी देखते हैं, ये वाली देखते हैं। यहाँ की इनोवेशन, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की डाइवर्सिटी, यहाँ की कहानियों में भी है। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की मर्दानगी वो याद आ गया मुझे। और पूरे शहर की कहानी सुनाने के लिए तो 3 घंटे की फिल्म भी कम पड़े, लेकिन यहाँ हर गली, हर सड़क, हर इलाके की अपनी कहानी। और आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन मुझे कहानियों से बहुत दिली लगाव है। यार ये स्टोरी टेलिंग भी अच्छी करता है, नो डाउट। जब कोलाची, जो कराची का पुराना नाम था, जब कोलाची की आबादी में इजाफा हुआ, आहिस्ता आहिस्ता ये एक ट्रेडिंग हब बनने लगा, तो लोगों ने फैसला किया कि सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे एक किला बनाते हैं। उस किले के 2 दरवाजे बनाए गए, दरवाजे को दर भी कहते हैं, तो 2 दरवाजे बनाए गए। एक जो कि समंदर की तरफ खुलता था, समंदर का पानी क्योंकि खारा होता है, सॉल्टी होता है, इसलिए उस दरवाजे का नाम पड़ गया खारा दर। दूसरा जो कि एक नदी की तरफ खुलता था, नदी का पानी जो कि मीठा होता है, इसलिए उस दरवाजे का नाम पड़ गया मीठा दर। एंड टुडे वी हैव वन ऑफ द ओल्डेस्ट लोकेलिटीज़ इन कराची, खारा दर एंड मीठा दर। ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड भाई। मुझे मीठा दर का मुझे आइडिया नहीं था, मीठा दर भी है, मुझे खारा दर का पता था। बंदर रोड को कैसे भूल सकते हैं? बचपन में जब मैं बंदर रोड का नाम सुनता था तो मुझे लगता था शायद यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर होते होंगे, घर वालों को कहता था कि मुझे यहाँ पे लेके चले। थोड़े बड़े हुए तो पता चला कि सी पोर्ट को उर्दू में बंदरगाह कहते हैं। दिल टूट गया मेरा ये बात सुन के, मुझे लगता था यहाँ पे आइशो स्पीड होगा। माड़ी सिंधी में सी पोर्ट को कहते हैं, और बंदर रोड के आगे लगता है किमाड़ी। किमाड़ी, बंदर रोड से एक रास्ता निकलता है किमाड़ी। मैं समझा माड़ीपुर मैंने एक दफ़ा सुना था कोई जगह है, मैं गया नहीं हूँ कभी की तरफ, और दूसरा निकलता है माड़ीपुर की तरफ। समझ रहे अबे माड़ीपुर ये रहा ना। हो ना माड़ी का क्या मतलब है? इन दोनों इलाकों के बीच में जो जगह है उसका नाम है मच्छर कॉलोनी। अब बंदर रोड पे बंदर तो नहीं होते, लेकिन कराची के लोगों का कोपिंग मैकेनिज्म इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि वो अपनी तकलीफ़ों को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं भाई।
और ये जगह 3 साइड से पानी से कवर्ड है। पानी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर होते थे और इस वजह से इस जगह का नाम पड़ गया। ये घर के पास है पानी बिल्कुल? क्या ये रहते कैसे होंगे यार? मतलब बिल्कुल घर पानी के ऊपर बना हुआ है यार। मच्छर कॉलोनी। अब एक जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर है उस जगह का नाम है मच्छर कॉलोनी। तो एक जगह जहाँ से पूरे शहर को दूध सप्लाई होता है उस जगह भैंस कॉलोनी। का क्या नाम होगा? भैंस कॉलोनी। भैंस कॉलोनी। आई एम एंजॉइंग दिस यार, अच्छा है यार। भैंस कॉलोनी से थोड़ा ही आगे है गीदड़ कॉलोनी। अब यहाँ पे कोई गीदड़ नहीं पाए जाते, लेकिन किसी ज़माने में लोगों अबे यार अरे बेंचोद, मेरे दिमाग में बहुत अजीब अजीब बातें आ रही है बोलने को, लेकिन फॉर द सेक ऑफ माय जो है छोटी सी नन्ही सी जान मैं नहीं बोल सकता। नहीं मतलब जुनेजो को नहीं, वैसे मतलब इस जो चल रहा है पूरा इस चीज में। तो नागन चौरंगी की भी अपनी ही कहानी, मतलब कहानियाँ हैं, एक से ज़्यादा हैं। नागन चौरंगी। नागन चौरंगी आए हम यहाँ पे। उमर शरीफ का एक जोक था कि नागन निकल लिए, सिर्फ चौरंगी बाकी रह गई। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड अबाउट नागन चौरंगी। और अभी हम यहाँ पे हैं, ड्रोन उड़ाएंगे हम यहाँ पे। कुछ लोग कहते हैं कि किसी ज़माने में यहाँ पे एक नागन पकड़ी गई। नागन मतलब स्नेक। अबे ये क्या बात हुई बेंचोद, ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई? कभी मतलब अभिनंदन जिधर पकड़ा गया था उसका नाम क्या होगा? अभिनंदन कॉलोनी। ये क्या मतलब, कितने फारिग होते थे यार हम लोग, कैसे नाम रखे हम लोगों ने? नागन पकड़ ली तो नागन कॉलोनी, नागन चौरंगी। और लोग इतना डर गए थे कि इस जगह का नाम ही नागन चौरंगी हो गया। और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे 3 सड़कें बल खाती हुई सांप की तरह एक दूसरे से मिलती हैं, इस वजह से इस जगह का नाम नागन है। और तीसरी कहानी ये नया ग्रीन लाइट वाला रोड है ना? ये कौन सा रोड है? ये तो एक तो ये आ रहा है अपना, ये अंडा मोड़ को जा रहा है शायद, और ये जो है अपना जा रहा है पावर हाउस। और ये जो रोड आ रहा है ये किधर जा रहा है? लेट मी थिंक, ये कहाँ जा रहा है? ये मुझे नहीं आइडिया ये किधर जा रहा है, इसका पता है मुझे ये कहाँ जा रहा है। नहीं अबे कितना कंफ्यूजिंग लग रहा है यार ये मैप, बड़ा कंफ्यूजिंग मैप है यार। मतलब ऊपर से समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये तो ये मेरा ख्याल ये आ रहा है शफीक मोड़ से, बफर जोन से। ये बफर जोन से इधर आके इधर मुड़ रहा है और ये इधर जा रहा है कहीं पर। बहन चोद नहीं समझ आ रहा है यार। मेरे ऊपर हंसेंगे सारे कि तू कराची में रहता है, तुझे पता ही नहीं आइडिया। इस वजह से इस जगह का नाम नागन है। और तीसरी कहानी ये है कि एक ज़माने में जब लोकल गवर्नमेंट ने यहाँ की पैमाइश शुरू की, पैमाइश मतलब मेजरमेंट्स, तो एक पुरानी जगह निकली जिसका नाम नागन था ऑफिशियल पेपर्स पे। तब से इस जगह का नाम नागन चौरंगी। कराची के बारे में कहा, बफर जोन यहीं पे ही पड़ता है आसपास, और ये यहाँ पे सरफराज रहता है, वो तलपलात किल के तल। बहुत मशहूर है कि आज तक पूरा कराची किसी ने नहीं देखा है, लेकिन अगर किसी ने हाँ पूरा कराची अबे मैंने भी नहीं देखा यार। मतलब मेरे को, मुझे यहाँ रहते हुए कोई पता नहीं 2 डेकेड गुजर गए, और मुझे अभी भी इसने ये जो है पता नहीं कौन सा गीदड़ कॉलोनी, इसका मुझे पता ही नहीं था। दूसरा है गिजरी बोला है शायद, उसका भी मुझे नहीं पता था। तो बहुत सारे जगहों के नाम ही नहीं पता हमें इतने। मतलब आप जो है दूसरी जगहों पे जाओ, आपको फौरन फट से पता चल जाएगा ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह है। बहुत ही सिंपल मैप बना हुआ है। आप मतलब कुछ साल रहोगे आपको शायद आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे पता ही नहीं है यार बहुत लोगों को। कब्रिस्तान है तो खामोश कॉलोनी। अगर आसपास बहुत सारी लेदर की फैक्ट्रीज हैं तो चमड़ा चौरंगी। और अगर बोतलें में मतलब इतर की बोतलें और खाली बोतलें मिलती हैं तो उस जगह का नाम है बोतल गली। वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस इन कराची टू टेक पिक्चर्स। सारी पिक्चर्स लोकेशन एक ही, लिख लो बोतल गली। एंड देन वी हैव पापोश नगर। पापोश फारसी में जूते को कहते हैं और किसी ज़माने में इस इलाके में जूतों का बहुत ज़्यादा कारोबार होता था। इस वजह और नगर किसको कहते हैं? जैसे इसका नाम ही पापोश नगर पड़ गया। वैसे तो इसका नाम जूता नगर भी हो सकता था, बट दैट वुड हैव बीन टू सिंपल। उससे पता नहीं चलता कि कराची में कितनी डाइवर्सिटी है। अगर आप किसी आम सोचो ब्लैक शू नगर, मैं गलत बोलने लगा था अभी, ब्लैक शू नगर या ब्लैक सोचो ये जगह काली होती, इस जगह का नाम क्या होता? ब्लैक नगर। आम शख्स के सामने कोई अजीब सी बात करेंगे तो वो आपको बोलेगा कि भाई क्या हो गया, पागल हो गया हो, क्या बात कर रहे हैं। कराची के लोग आपको बोलेंगे भाई होश में है, पापोश में है। इसका पापोश से कोई ताल्लुक नहीं है। जस्ट गोज टू शो के हाउ डाइवर्स वी आर। तो ये हैं भाई इस शहर की कुछ कहानियाँ। यहाँ पे राम स्वामी है, राम स्वामी के पीछे है मिल्लत नगर। राम स्वामी के एक तरफ है पारसी कॉलोनी और उसके दूसरी तरफ है नारायणपुरा। इन दोनों के बीच में है बार्न स्ट्रीट, जो किसी ना किसी अंग्रेज़ के नाम पे है। बार्न स्ट्रीट के ऊपर है पाकिस्तान मस्जिद। नारायणपुरा के एक तरफ है, इसमें से मैंने कुछ भी नहीं सुना हुआ। जिनाबाद। जिनाबाद के आगे है भीमपुरा। भीमपुरा में बहुत सारे छोटा भीम होते हैं। इस शहर का दिल बहुत बड़ा है एंड दैट इज़ वाई आई लव दिस सिटी, क्योंकि इस शहर में, इसकी कहानियों में हर किसी के। चलो लास्ट पार्ट देखते हैं। स्टोरीज ऑफ कराची
वॉल्यूम 2। Je n'ai pas l'argent pour avoir tous ces gens à mes pieds splendants, vénérants et chantants. मतलब किस तरह ब्यूटीफुली इस चीज को इसने इंट्रो बनाया है। किसको? वो जो शोर हमें बहुत सुनाई देता है वो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है इस चीज में कि वो माहौल बनाने के लिए कि बंदा कराची की स्टोरी सुन रहा है तो वो सारा शोर डाल दिया जो हम सुनते हैं, मतलब जैसे खुजली वाले और ये सारे खुजली का पाउडर लगा लो, ये चूहे की मार दवाइयाँ, छिपकली है, वो ये सब शोर इसने डाल दिया। के मशहूर तरीन इलाके कोरंगी से। कोरंगी का नाम हर कराची वाले ने सुना है। कराची से बाहर भी कुछ इलाके हैं जो कराची की शनाख्त बन गए हैं, जैसे गुलशन इकबाल है, सदर है, लियारी है। इस तरह कोरंगी भी उन्हीं इलाकों में आता है। अब कोरंगी का सीन ये है कि किसी ज़माने में ये एक बहुत बड़ा पोर्ट होता था और इस पोर्ट पे सबसे ज़्यादा कारोबार इलायची का होता था। इलायची को संस्कृत में कोरंगी कहते हैं और तब से इस जगह का नाम कोरंगी है। कोई भी बड़ा शहर मास ट्रांजिट सिस्टम के बगैर नहीं चल सकता और अनफॉर्चुनेटली कई सालों से कराची में मास ट्रांजिट के नाम पे सिर्फ बसेस ही चलती हैं, तो इसी वजह से बहुत सारे इलाकों के नाम बसेस के ऊपर ही पड़ गए हैं। अबे वो क्या कर रहा था? हैं? फ्लैग बना हुआ है। अबे चाचा क्या कर रहा है? अबे भाई टिकट दे दे। इसके ऊपर ही पड़ गए हैं। जैसे कि एक बस है जिसका नाम है 4K। 4K का जो सबसे पहला स्टॉप है वो एक चौरंगी है, 4K जिसका नाम अब 4K चौरंगी है। अब पहले स्टॉप का नाम है 4K और सेकंड स्टॉप तक जाने में लिटरली 2 मिनट लगते हैं। आप गूगल मैप्स पे चेक कर सकते हैं। 2 मिनट चौरंगी। तो जब पहले स्टॉप का नाम 4K तो सेकंड स्टॉप का नाम 2 मिनट। 2 मिनट चौरंगी। Je n'ai pas le fric pour ये 2 मिनट चौरंगी का पुल है और वो शादी हाल मुझे नजर आ रहा है। 2 मिनट चौरंगी से सीधा जाते रहें तो आ जाती है नागन चौरंगी। नागन चौरंगी के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात की थी। नागन से सीधे हाथ पे आता है अंडा मोड़। अब इसकी एक कहानी ये है कि किसी ज़माने में यहाँ पे बहुत सारे पोल्ट्री फार्म्स होते थे। यहाँ पे अंडों का होलसेल में कारोबार होता था, इस वजह से इस जगह का नाम पड़ गया अंडा मोड़। उमर शरीफ का एक है शो जिसमें मतलब वो ना इलाकों के नाम ले रहा होता है तो वो यूं दिखा रहा होता है, ऐसे करके यूं यूं कर रहा होता है, अंडा यूं यूं कर रहा होता है, अंडा मोड़। वो बड़ा हम लोगों को तफरी लगता था। और नागन बता रहा था, नागन यूं यूं करके बता रहा होता है। और हाँ लियारी का बताता है तो लियारी में मतलब लियारी का बताते हुए पता नहीं क्या बोलता है कि जो है मतलब ऐसा ही पुलिस से रिलेटेड कोई जोक मारता है। ऊपर से एक अंडे की तरह दिखता है बट आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू, क्योंकि ज़्यादातर चौरंगियाँ ऊपर से एक अंडे की तरह ही दिखती हैं। लेकिन जो पहली वाली स्टोरी है आई थिंक उसमें दम है। अंडा मोड़ ये भाई बहुत मतलब देखी है मैंने चौरंगी। अंडा मोड़ से सीधे हाथ पे आता है डिस्को मोड़ और डिस्को मोड़ की एक बड़ी बेसिक सी। डिस्को मोड़ में मतलब बचपन में हमें लगता था यहाँ डिस्को होता है, खच्चक जाते हैं तो, लेकिन उसकी कोई और स्टोरी है यार भाई। देख के दिल टूटा था बड़ा, सोचा था बड़े होके जाऊंगा। कहानी है, लोग कहते हैं कि किसी ज़माने में यहाँ पे एक डिस्को हुआ करता था, लेकिन इसकी एक और बड़ी मज़ेदार सी कहानी है। कराची वाले हैं भाई, हमारा कोपिंग मैकेनिज़्म है कि अपनी तकलीफ़ों को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। तो लोग कहते हैं कि किसी ज़माने में इस जगह के रोड्स की हालत इतनी ख़राब होती थी कि जब भी आप बस में यहाँ से जाएं तो ऐसा लगता था सारे मुसाफिर बस के अंदर डिस्को कर रहे हैं। डिस्को मोड़। तो इस वजह से इसका नाम पड़ गया। अच्छा, इस पे हम लोग बचपन से हंस रहे हैं इस नाम पे यार। थोड़ी नाम चेंज कर लो यार, डिस्को मोड़ का कुछ और रख लो भाई। क्या है, मैं बल्कि नहीं करो भाई, अच्छा है यार, रहने दो। वो फिर सारे खराब वो आ जाएंगे। अबे नहीं भाई, ये क्या अच्छा नाम था यार। इस वीडियो के पहले पार्ट पे जिस इलाके की सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई, कमेंट्स भरे हुए थे, दैट वाज लियारी बाय फार। लियारी को कैसे भूल गया भाई। तो मुझे लियारी के नाम की कहानी नहीं पता थी, तो मैंने बलोच ट्विन से पूछा जो बचपन से लियारी में रह रहे हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि ये जो इलाका है जिसका आज नाम लियारी है, ये हमेशा से ही एक नदी के किनारे पे वाक़ है और उस नदी के किनारे पे एक प्लांट उगता था बहुत ज़्यादा जिसका नाम था लियार। तो लियार से हुआ लियारी। कराची में बहुत सारे इलाकों के नाम, बहुत सारे मोहल्लों के नाम इंडियन सिटीज़ के ऊपर हैं, क्योंकि जब लोग माइग्रेशन के वक्त पाकिस्तान आए थे तो वो शुरू में अपने ही शहर वालों के साथ, अपनी ही कम्युनिटी वालों के साथ रहते थे। इस वजह से कराची में आपको मिलेगी हैदराबाद कॉलोनी, और हैदराबाद कॉलोनी हो और उसमें आचार गली ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हैदराबाद कॉलोनी में मिलेगी मैंने नहीं सुना हैदराबाद कॉलोनी का कभी। आचार गली, ये भी नहीं सुना। और दिल्ली की तरह अपने खानों के लिए मशहूर यहाँ पे आपको मिलेगी दिल्ली कॉलोनी। हरियाणा कॉलोनी आपको मिलेगी औरंगी टाउन में।
और आई डोंट नो फॉर श्योर, लेकिन नागन चौरंगी के आगे जो यूपी मोड़ है पैटर्न बन रहा है, तो शायद यूपी मोड़ की भी कुछ ऐसी ही यूपी यूपी कैसे भूल गया, यूपी मोड़ वही ना। सिमिलर कहानी हो। अगर आप में से किसी को पता हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। अच्छा एक और है, अगर आपको जेडीसी जाना है, मैं आपको बताता हूँ 4K से, मैं आपको बताता हूँ जेडीसी कैसे जाएंगे। जैसे आप सरजानी से बताता हूँ, बल्कि और पीछे ले जाता हूँ शुरू में। सरजानी से आप आए 4K से आप आए फर्ज करो आपको जफर अब्बास के पास जाना है, ठीक है। आपको जो है ना एक्सीडेंट करवाना है अपना, इतने दिन से एक्सीडेंट नहीं हुआ हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ आप कैसे जाओगे। आप जाओगे पहले 4K पे, आप आओगे पहले 4K पे सरजानी से आप आ गए 4K पे, फिर आए 2 मिनट पे, फिर आप सीधे सीधे गए पावर हाउस पे, फिर पावर हाउस से आप आ गए नागन चौरंगी पे। फिर नागन चौरंगी से आपको दो रास्ते दिखेंगे, एक ऐसे जा रहा होगा, एक ऐसे जा रहा होगा। आपने जाना है इस तरफ, वो आपको ले जाएगा किधर, शफीक मोड़। बफर जोन से मेरा ख्याल से शफीक मोड़ ले जाएगा वो। फिर वो शफीक मोड़ लेके आएगा, आपने सीधा 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 जाते रहना है। फिर आप जब आगे जाओगे, बिल्कुल शफीक मोड़ से आगे जाओगे, तो एक आपको पुल नजर आएगा ऊपर चढ़ता हुआ, आपने वो पुल नहीं चढ़ना। अच्छा, फिर उसके बाद आप आ जाओगे लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे आप रोड पे जो है नीचे नीचे ही रोड पे जाओगे, तो एक और रोड जा रहा होगा इस तरफ, वो जा रहा है सोराब गोट को, सही है। आपने उधर भी नहीं जाना, आपने इधर रहना है। आपने जाना है अंडरपास पे। अंडरपास पे आप गए, आप फिर इधर जाओगे, जो है अंडरपास कवर करते हुए आप ऐसे जाओगे तो आ जाएगा अंचोली, और वहां पे बैठा हुआ है जफर अब्बास। नहीं नहीं, फिर आ जाएगा शायद आयशा मंजिल। अंचोली उस साइड बना हुआ है, मतलब अगर आप सीधा जाओगे तो वाटर पंप पे, आप रोड से निकलोगे, यू टर्न मारोगे तो आपको दिख जाएगा जफर अब्बास जेडीसी। तो आप वहां जाओ, खाओ पियो ऐश करो, और फिर एक एक्सीडेंट करवा के बैठो अपना। बाकी यार जुनेजो भाई यार इज द बेस्ट क्रिएटर। मैं जो है ना इसके काम की डेप्थ समझ रहा हूँ, मतलब सीधी बात है, मैं कोई ऐसे नहीं बोल रहा है जुनेजो अच्छा है। कोई भी अगर आप कभी भी किसी से पूछो ना यार आपका फेवरेट क्रिएटर कौन है, वो बोले अगर जुनेजो, उससे बोलो क्यों, बोले वो ज्यादा से ज्यादा ये बोलेगा अबे इसकी सिनेमेटोग्राफी है, अबे उसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी है। ये जो बोलेगा ना वो सबसे बड़ा बैन का वो होगा, सही है। ये बकवास करने वाला ना वीडियो क्वालिटी, अबे कैसे अच्छी है क्वालिटी, मैं भी डालता हूँ यार 1080p में, क्वालिटी कैसे अच्छी है, मतलब ये बताओ। तो ये है कि अगर मैं इसको बयान करूँ तो यार फेवरेट तो नहीं है जुनेजो, सही बता रहा हूँ ऑनेस्टली, लेकिन आई लाइक हिज वर्क। और क्यों, क्योंकि ये जिस तरीके से एक तो स्टोरी टेलिंग इसने की है यहाँ पे कराची की, इसी तरह ये खानों के जो स्ट्रीट्स हैं उनका भी बताता रहा है, और जो है ये मतलब स्टोरी टेलिंग में बहुत अच्छा है। ये व्लॉगिंग वो वाली व्लॉगिंग नहीं, हेलो गाइस आज हम टट्टी कर रहे हैं, वो वाली व्लॉगर नहीं है ये कर भी नहीं सकता, इसमें वो एनर्जी नहीं है। ये पता है डॉक्यूमेंट्री टाइप का बंदा है ये बैठ के आपको स्टोरी बताए किसी चीज के बारे में, ये वो बहुत अच्छा करता है, और इसको वही करना चाहिए। तो आई लाइक हिज वर्क, एंड आई थिंक मैं इसको देख रहा हूँ कुछ सालों में ये प्रोफेशनली किसी प्लेटफॉर्म को अपनी वीडियोस दे रहा होगा, मतलब मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म को, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, या फिर जो है उसके ऊपर के कोई हो गए, या फिर उससे नीचे के कोई होगा, कोई भी होगा, उनको ये अपना वर्क दे रहा होगा, और शायद देता भी होगा, आई डोंट नो, शायद देता होगा अभी भी। तो इस बंदे का काम जो है वो एलीट लेवल है, नॉट इन यूट्यूब में ना, ये बंदा एलीट है। अगर आपको कभी एलीट देखना हो ना यूट्यूब का, ये है वो, एक ये एक मोरू के काम में सादगी है और प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है। मतलब इतनी कैजुअली वो प्रोफेशनल बन जाता है ना कि वो सब कुछ इजी लगने लग जाता है जो वो करता है। मोरू का काम ऐसा है, और इसका काम आपको इजी नहीं दिखता, इसके काम में आपको इसका हार्ड वर्क दिखेगा। आप देखोगे ना, आप बोलोगे अबे यार कितना कितना दिमाग खपाता है, जो कि इसके लिए तो ईजी हो गया होगा डे बाय डे। लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो हार्ड तो है, और वाकई में इसके लिए इजी हो गया होगा, एक बिगिनर के लिए बहुत हार्ड है। लेकिन ये कि भाई ये काम देखने वाला है। आप कभी खाना खाते हुए, ये मैंने स्टोरी, कराची स्टोरी ये मैंने देखी हुई है, मैंने पिछले साल देखी थी, मुझे याद है मैं रमजान में देख रहा था पिछले साल, 1 साल पहले आई है ये वीडियो। तो भाई ये स्टोरी मैंने देखी और मैंने कहा जुनेजो को किसी वजह से कहते हैं जुनेजो भाई, मैंने कभी इसका काम नहीं देखा था, एंड मैं इसकी तरफ कभी अट्रैक्ट नहीं हुआ एज अ क्रिएटर। मैं इसको कभी अपना इतना जो है ना, ऐसे कह लो, इतना अट्रैक्टिव नहीं माना। बीच में इसकी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी बहुत ज़्यादा, इसकी डक्की के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी, इसकी कश्मीर वाले मामले में कंट्रोवर्सी हुई थी, इसकी बहुत मामलात में पहले इसको कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं। वो वाला टाइम था जब यूट्यूबर्स को बात नहीं करनी आती थी, तरीका नहीं था, तमीज़ नहीं थी कि हम लोग मतलब मैं वो मतलब एक जलील करने के वे में नहीं बोल रहा हूँ, एक वैसे ही बता रहा हूँ कि शऊर नहीं था कि हम लोगों को अगर किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करनी ना, तो हम लोगों को एड्रेस करके नहीं बोले कि भाई
हमें इसके बारे में बात नहीं करनी, वो फिर ना गलत हो जाता है। कश्मीर वाले मामले में इसने कुछ मसला हुआ था, इसने इसने बात करने से इनकार कर दिया था कि मैं नहीं करूंगा बात, क्योंकि ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है। भाई आपको नहीं करनी आप नहीं करो, लेकिन इसने ना इस तरीके से बोला कि भाई मैं नहीं करूंगा, वो लोगों को थोड़ा चुप गया कि तू मतलब मना कैसे कर रहा है। मतलब सही बात है, आपको नहीं करनी, आपको इग्नोर कर देना चाहिए। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं नहीं करूंगा बात, आप एड्रेस ही नहीं करो उस चीज को। जाहिर है कुछ लोग फिर ट्रिगर हो जाते हैं कि मतलब ये क्या बात हुई, तू मतलब क्या उसके मतलब फेवर में जो वहां पे हो रहा है, ऐसे जाता है मैसेज। तो इसको शायद उस वक्त समझ नहीं थी, तो इसने वो कर दिया था। इसकी बहुत हेट गई थी इसकी तरफ। उसके बाद फिर जो है जुनैद अकरम ने बनाई थी, बॉस को बोले पे चढ़े आज हम कश्मीर पे बात करेंगे, तुम लोग अगर जानते हो वो वाला एरा, तो उस पे जुनैद अकरम ने भी बड़ी गंदी गंदी गालियां दी थी स्टोरी पे यार, वो याद है मुझे वो एरा। मैं वो दोबारा दिखा नहीं रहा, क्योंकि जुनैद अकरम जो है उस चीज पे एक दफा उसकी स्टोरी आई थी कि वो अनकंफर्टेबल था थोड़ा कि लोग इस चीज को शेयर कर रहे हैं, तो वो मैं दिखा नहीं रहा। लेकिन ये है कि यार हंसी तो बहुत आई थी जुनैद भाई। तो यार बाकी इरफान जुनेजो भाई जबरदस्त काम कर रहा है यार। मैं बस ये कहूंगा यार इरफान जुनेजो को कि आप ना अपना कंटेंट वाला एरा ना थोड़ा वापस ले आओ यार, क्योंकि ये अब कंटेंट नहीं बनाता, ये स्पॉन्सरशिप्स पे ज्यादा काम करता है, विच इज नॉट बैड। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि ऐसे काम में बहुत मेहनत लगती है, क्रू लगता है, इक्विपमेंट्स लगती हैं, सब आई नो। लेकिन देखो आपकी अब जो है ना, जो ऑडियंस है ना वो भूखी है आपके कंटेंट की, और आप कंटेंट डाल नहीं रहे। लास्ट जो आपने वीडियो डाली थी ना, वो आपने कोई स्पॉन्सरशिप ही डाली थी, आई रिमेम्बर, वो भी 3 हफ्ते पहले। तो आपकी तरफ से एक अच्छा कंटेंट मिल पाना, आपने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है वो बनाई है 3 महीने पहले, 3 महीने पहले, मतलब इतना लंबा गैप आप दे रहे हो काम में, तो आप अपनी ऑडियंस को भूखा रख रहे हो आपके कंटेंट के लिए। तो थोड़ा आपको रेगुलर होने की जरूरत है बस। बाकी यार काम से मुझे कोई शिकायत नहीं है, इसके बहुत अच्छा काम कर रहा है।